सर रतन टाटा एक ऐसा नाम जो देश की आन बान शान और मानवता की मिसाल है। दुनिया भर की कंपनियां बिजनेस करती हैं ये सोचकर कि कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा और क्या बेचकर हम अंधे पैसे छापेंगे। लेकिन रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप बिजनेस करती है ये सोचकर कि इस वक्त देश को किस चीज की जरूरत है। चाहे वो भारत की सबसे पहली इंडिजियस कार टाटा इंडिका हो, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टाटा नैनो हो, या ब्रिटिशर्स के जमाने में भारतीयों को सम्मान के साथ एंट्री देने वाला ताज होटल हो, या फिर देश की जरूरतें पूरी करने वाली टाटा स्टील और टाटा पावर हो। जमशेद जी टाटा से लेकर दोराब जी टाटा, रतन जी टाटा, जेआरडी टाटा और सर रतन टाटा तक टाटा परिवार ने हमेशा जो काम किया देश के भले के लिए किया। और आज हम बात करेंगे सर रतन टाटा की, जो साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। तब ग्रुप के पास 95 कंपनियां थीं। हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी और इनमें कोई एकता नहीं थी। ग्रुप का रेवेन्यू सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ रुपए थे। कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार करने पर फोकस कर रही थी। ज्यादातर कंपनियां नुकसान और कर्जे में डूबी हुई थी, जिनके ऊपर टाटा ग्रुप काम कर रहे हैं। 3 लाख कर्मचारियों के परिवार की जिम्मेदारी थी। मगर फिर अगले 21 सालों में सर रतन टाटा ने कुछ ऐसा किया कि 2012 में जब वो रिटायर हुए तो टाटा ग्रुप की सभी बिछड़ी हुई कंपनियां एक हो चुकी थीं। ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेश से आ रहा था और टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन चुका था। यानी कि एक समय पर जो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, अब उन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी बन चुकी थी टाटा। इतना ही नहीं, जब सर रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तब सेल्स थी सिर्फ 14,000 करोड़, जो 2012 में बढ़कर 5,25,000 यानी 5.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी थी। और आज टाटा ग्रुप 34 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन रतन टाटा ने ऐसा तो क्या किया कि उन्हें भारत के रतन कहकर नवाजा जाता है। जब परिवार का बुलावा आया तो कैसे वो अपनी जीवन के इकलौते प्यार को कुर्बान करके आ गए और जिंदगी में कभी शादी नहीं की। और क्यों सर रतन टाटा को एक रियल लाइफ सुपर हीरो माना जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप सर रतन टाटा जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखें। शर्मीली नेचर के रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 के दिन मुंबई में हुआ। उनके पिता थे नवल टाटा और मां थी सुनी टाटा। लेकिन रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, इसलिए उन्होंने उनकी दादी लेडी नवाजाबाई टाटा ने पाला। मुंबई में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा आर्किटेक्चर की डिग्री के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। वो हार्डवेयर बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुके हैं, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस में जोन्स और एम्सन नाम की कंपनी में नौकरी मिल गई। और उस दौरान रतन टाटा को एक अमेरिकन लड़की से प्यार भी हुआ। उन्होंने लॉस एंजलिस में अपना घर और गाड़ी भी खरीदी और वो शादी भी करने वाले थे। लेकिन जिंदगी उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले जाना चाहती थी, एक ऐसा मुकाम जहां वो भारत के करोड़ों देशवासियों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सफलता कुछ बलिदान मांगती है, और शर्मीले सर रतन टाटा के केस में ये बलिदान था उनकी अधूरी प्रेम कहानी। दरअसल साल 1962 में एक तरफ इंडो चाइना युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों बॉर्डर्स पर भी टेंशन बढ़ी हुई थी। तभी जेआरडी टाटा ने भारत सरकार को हर तरह की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सके। साथ ही अपने एविएशन के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके एयरफोर्स के लिए एक डिफेंस प्लेन भी बनाया। हालांकि हथियारों से लेकर गाड़ियों के सप्लाई तक हर डिफेंस प्रोडक्ट में स्टील की जरूरत थी, इसलिए टाटा स्टील की व्यस्तता बढ़ने लगी। जेआरडी टाटा ने यूएस में काम कर रहे रतन टाटा को एक खत लिखा और भारत आकर टाटा स्टील ज्वाइन करने को न्योता दिया। वहीं रतन टाटा की दादी नवाज बाई टाटा की तबीयत भी नाजुक थी, इसलिए रतन ने जिम्मेदारियां संभालने के लिए भारत आने का फैसला किया। उन्हें लगा कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। उन्होंने अपनी प्रेमिका को इसके लिए मना भी लिया। लेकिन उस वक्त चल रही इंडो चाइना वार और पाकिस्तान बॉर्डर टेंशंस को लेकर
लड़की के माता पिता घबरा गए और उन्होंने उसे भारत आकर रतन टाटा से शादी करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि शर्मीली नेचर के सर रतन टाटा अपनी प्रेमिका के पेरेंट्स को मनाने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी उनकी प्रेमिका भारत आने का प्लान बनाती तब सीमाओं पर चल रहे संघर्ष में कोई ना कोई न्यूज अमेरिका पहुंच जाती और प्लान कैंसिल हो जाता। ऐसे में रतन टाटा और उनकी प्रेमिका की शादी 4 बार होते होते रह गई, जिसके कुछ महीनों बाद उस लड़की ने अमेरिका में ही किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली और रतन टाटा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कई सालों तक रतन टाटा इस गम से नहीं उबर पाए, लेकिन फिर वो कुछ और रिलेशनशिप्स में भी आए, लेकिन उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे वो पत्नी का दर्जा दे सके। साथ ही उनके कंधे पर कंपनी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल दिया और जिंदगी भर कुंवारे रहे। यहाँ एक हैरानी की बात यह है कि रतन टाटा के सगे भाई जिमी टाटा ने भी कभी शादी नहीं की। खैर 1962 में भारत आकर रतन टाटा ने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक सामान्य मजदूर की तरह काम करना शुरू किया। जी हां, अमेरिका में ऐशो आराम का जीवन छोड़कर रतन टाटा यहां नीले कपड़े पहनकर शॉप फ्लोर पर मजदूरी किया करते थे, लाइन में लगकर खाना खाते थे और गाड़ी नहीं बल्कि पैदल चलकर नौकरी पर जाते थे और बाकी मजदूरों के साथ डॉर्मेट्री में सोया करते। यहाँ गौर की बात यह है कि ये उनके दादा जमशेद जी टाटा की कंपनी थी और रतन टाटा इसके वारिस थे, लेकिन 25 साल की उम्र में भी नौजवान रतन टाटा को अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं था। उस दौर में भी उनके व्यक्तित्व में मानवता झलकती थी। खैर अगले 6 साल तक उन्होंने जमशेदपुर प्लांट में काम किया और उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति मुंबई तक पहुंची और JRD टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया, जहां रतन टाटा को सेंट्रल इंडिया मील और नेल्को जैसी बीमार कंपनियों को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ नेल्को का कर्जा उतारा बल्कि उसका बिजनेस 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ के पार पहुंचा दिया। अगले 20 सालों तक उन्होंने टाटा की एम्प्रेस मील समेत दर्जनों कंपनियों को लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल कंपनियों में बदल दिया, जो देखते हुए साल 1991 में JRD टाटा ने सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। उस वक्त टाटा ग्रुप में 94 कंपनियां थी, जो बाहर से देखने को तो काफी सफल थी, लेकिन असलियत में टाटा ग्रुप काफी ज्यादा पीछे छूट रहा था। इसलिए उन्होंने टाटा ग्रुप के जरिए भारत की तकदीर बदलने का सपना देखा। वो इन कंपनियों को एक छत के नीचे ले आए ताकि एक विजन के साथ टाटा ग्रुप आगे के फैसले ले सके, और वो विजन था भारत की जरूरतें पूरी करने का विजन, देश को आगे ले जाने का विजन। इस विचारधारा के साथ उन्होंने देखा कि भारत के पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसलिए उन्होंने टाटा मोटर्स की पहली इंडिजीनियस कार बनाने की ठान ली, जो प्रीमियम हो, सस्ती हो और ज्यादा माइलेज भी दे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये थी कि एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की लागत करीब 14,000 करोड़ रुपए थी और एक नए प्रोजेक्ट में इतने पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं था। इसलिए सर रतन टाटा ने एक जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान कंपनी का एक पुराना प्लांट 5 गुना कम भाव में खरीद लिया और उसे भारत लाकर पुणे में अपनी जरूरतों के हिसाब से सेट कर दिया। जिसके बाद उन्होंने खुद एक गाड़ी डिजाइन की और 1998 में लॉन्च हुई देश की पहली इंडिजीनियस कार टाटा इंडिका, जिसका नाम भी भारत से ही आया था, जहां इंडिया से इंडी और कार से का मिलकर बनी इंडिका। जिसके बाद भारत में रतन टाटा ने अपना फोकस TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ शिफ्ट किया, जो भारतीय कंपनियों को डेटा एंट्री काम करके देती थी। लेकिन रतन टाटा ने देखा कि अब इंटरनेट का जमाना है और उन्होंने TCS को एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज देने वाली कंपनी बना दिया। साथ ही उन्होंने TCS के साथ इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस किया, जिससे कंपनी का बिजनेस भी बढ़ा और भारत में पढ़े लिखे इंजीनियर्स के लिए लाखों नौकरियां भी जनरेट हुई। जिसके बाद साल 2004 में TCS का सफल IPO लॉन्च किया गया और आज TCS रिलायंस ग्रुप के बाद इंडिया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी है। साल 2008 में रतन टाटा ने देखा कि भारत के मिडिल क्लास परिवार में सिर्फ 2 पहिया वाहन होता है, जिस पर परिवार के 4 से 5 लोग मुसाफरी करते हैं, जो सुविधाजनक ना होने के साथ रिस्की भी है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च कर दी, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। मगर बदकिस्मती से टाटा नैनो कंपनी का सबसे बड़ा फेलियर बनी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा था सस्ती कीमत और यही उसका सबसे बड़ा नुकसान भी बना, क्योंकि भारत में लोग आज भी गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। हालांकि आज भी टाटा नैनो के हजारों यूजर्स हैं जो इसे सबसे बेस्ट कार मानते हैं। खैर, टाटा नैनो की असफलता की तरह ही रतन टाटा बिजनेस में कई चुनौतियों को देख चुके थे, लेकिन वो रुके नहीं, बल्कि ऐसी कंपनीज बनाते चले गए जिनकी भारत को जरूरत थी और नेक काम का फल तो मिलता ही है। नतीजन रतन टाटा
टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने खूब तरक्की की और 36 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें यूरोप की कोरस स्टील से लेकर ब्रिटिश की जैगवार एंड लैंड रोवर जैसी कंपनियां शामिल हैं। रतन टाटा की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज टाटा ग्रुप 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में बिजनेस करता है और 34 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ टाटा ग्रुप आज भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बन चुका है। श्री रतन टाटा को उनके मानवीय और परोपकारी कामों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने हमारी स्माइल करने वाली सिमी गरेवाल जब टूटी सी नजर आ रही हैं, शायद रतन टाटा के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रतन टाटा के चले जाने पर सिमी गरेवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने शो रा देवू विद सिमी गरेवाल की 2012 में ली गई एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रतन टाटा और सिमी गरेवाल एक साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए सिमी गरेवाल ने विदाई दी और बस इतना लिखा, वो कहते हैं कि तुम चले गए, तुम्हारा जाना बहुत बड़ा नुकसान है, इसे सहना बहुत मुश्किल है, अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। यूं तो देश के दुलारे रतन टाटा का चले जाने का बहुत सारे लोगों को गम है, लेकिन पर्सनल लॉस सिमी गरेवाल का है। उनके चले जाने पर उन्होंने अपना समवन स्पेशल खो दिया है और कोई ऐसा छोड़ गया है जो हमेशा के लिए अपना होते होते रह गए। जिंदगी यही है, शायद तकदीर भी इसी को कहते हैं। क्यों है सिमी गरेवाल के लिए रतन टाटा इतने खास और क्या है दोनों की कहानी, क्यों टूटा दोनों का रिश्ता, जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। आसाम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आसाम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। हाथ इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सर रतन टाटा पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में उनकी याद में 2 शब्द जरूर लिखिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।